बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह आपकी अच्छी हुई होगी, मंडे ब्लूज़ आपके ख़त्म हो गए होंगे। मैंने ऐसे एक बार दोबारा से सोचा है कि वाकई में बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रही है, स्लो तो नहीं चल रही है, आज ट्यूसडे ही है। सो मंडे ब्लूज़ मुश्किल होते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट। मंडे का दिन बहुत मुश्किल होता है, ये मैं बार बार अपने आप को भी कहती हूँ। लेकिन क्या करें, अब मुश्किल होता है लेकिन गुजार देते हैं हम, और उसके लिए बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, काम भी करना होता है, काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, कुछ ख़बरें हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता है कि कल से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का बाकायदे तौर पर आगाज़ हो रहा है। पहला मैच जो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो टीम्स की तैयारी है, क्योंकि अभी ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी, आपको पता है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, जिसमें न्यूजीलैंड इस सीरीज़ का फातेह करार पाया था। तो अभी रीसेंट टाइम्स में जो हमारा अपसेट किया है न्यूजीलैंड ने हमें, क्या वो प्रेशर तो हम पे बरकरार नहीं रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो एक ख़बर है, ये कुछ अच्छी खबर नहीं है। एक माह में चीनी जो है जी 30 रुपये महंगी हुई है, और फल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी शुरू हो चुकी है। चीनी मज़ीद 4 रुपये इजाफे के साथ अब फ़ी किलो 160 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, और ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है वो 7 रुपये किलो महंगा हुआ है, और सरकारी कीमत जो है इसकी वो 595 के करीब पहुंच चुकी है। ये वो चीज़ें हैं। और मैं सुबह सुबह, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको फल सब्जियों के भाव क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये भी है कि आपको पता है रमज़ान आने वाला है, और रमज़ान आने की वजह से ज़ाहिर है रमज़ान में चीज़ें, जहाँ मैंने कल भी बात की थी, पूरी दुनिया के अंदर सस्ती होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर चीज़ें महंगी होती हैं, या तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, डबल प्राइसेस में फ़रोख्त होती हैं। तो ये अभी उसका आगाज़ शुरू हो गया, अभी सिर्फ मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ हैं रमज़ान आने में। सो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, अब हम पॉलिटिकल कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। JUI और PTI के दरमियान माजी में शदीद इख्तलाफात के बावजूद अब दोनों जमातें एक पेज पे आ गई हैं। वो ऐसे कि दोनों जमातें जो है नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर रही हैं। मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आ रहा है, आपको पता है, जब जो हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ना होने के बराबर है, और एक चैलेंज बनी हुई है। PTI मौजूदा हुकूमत को गैर आइनी और धांधली ज़दा करार दे रही है, और मुसलसल नए इंतखाबात की बात कर रही है, जबकि माज़ी में हुकूमती इत्तेहादी JUI भी आप शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करिए। मौलाना साहब ने जी कहा है कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए नए इंतखाबात कराना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुका है, इसलिए तहलील करके अवाम को नया मैंडेट देना चाहिए। आई वंडर कि कौन से मैंडेट की बात कर रहे हैं। देखना यह है कि ये मुतालबात क्या हैं, और क्या वाकई जमहूरी तकाज़ों की अक्कासी करते हैं या नहीं, या फिर ये महज ज़ाती या सियासी मफादात का हिस्सा है। और मुल्क में जो सियासी तनाव है उसका ज़ाहिर असर हमारी मईशत के ऊपर भी उसी तरह से पड़ता है, और आवाम की जो बेचैनी है वो सिर्फ पस मंज़र में नए इंतखाबात कराने के हवाले से, और किस तरह से पॉसिबल होगा, और क्या ये सिर्फ मुतालबात की हद है। दूसरी तरफ जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो पीछे नहीं रह रहे, दोनों एक दूसरे से, और लफ्जी जंग सियासी हलकों में एक नई बहस छिड़ी हुई है। और आपने अभी कुछ दिन पहले इनफैक्ट एक बयान देखा था, 7 में हादसे पर अज़मा बुखारी साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी थी, जिसके जवाब पर शर्जील मेमन साहब ने कहा था कि अज़मा बुखारी ने 7 हादसे के ऊपर सियासत करने की कोशिश की है, और उन्हें हक़ाइक़ का पता नहीं। जिस रोड की बात की जा रही है वो नेशनल हाईवे है, ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है जो ये रोड मुकम्मल नहीं कर सकी, जबकि अज़मा बुखारी ने इनके रद्द अमल में कहा कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सूबाई कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स वफाक की मदद से चल रहे हैं, ये भी अज़मा बुखारी साहब ने कहा। सिंध हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे, ऐसा भी उज़मा बुखारी साहिबा ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर अभी आपका सफाई देखने का दिल करे तो आप लाहौर का चक्कर लगा लें, खूबसूरत सड़कें आपको देखने को मिलेंगी, और वैसे भी सफाई सुथराई, ये तो भाई मैं एग्री कर रही हूँ, सफाई सुथराई तो बहुत है लाहौर के अंदर। अच्छा जी, क्या सूरत हाल है, सारी सूरत हाल पे तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल।
मेरा इंट्रो थोड़ा इसलिए लंबा हो गया क्योंकि ख़बरें बहुत सारी थी और हम जिन खबरों के हवाले से बात कर रहे हैं, ये पहले तो मैं इसी स्टेटमेंट पे आपका कमेंट ले लेती हूँ। अज़मा बुखारी और शर्जील मेमन साहब की कुछ, ये दोनों हालांकि इत्तेहादी जमातें हैं, मिल के काम कर रही हैं, लेकिन ये लफ्ज़ी गोलाबारी अभी तक चल रही है। मीर साहब आपको आवाज़ आ रही है? सज्जाद मीर साहब को हमारी ऑडियो नहीं जा रही, प्लीज़ ऑडियो को सॉर्ट आउट कर ले। अच्छा, दूसरी एक और ख़बर भी है जो कि आज मैंने अखबार में ऐसे मेरी नज़र से गुजरी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की एक स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा कि सिर्फ जेल वाले ही नहीं, हम सब मुश्किल में हैं। अब ख्वाजा साहब किस रेफरेंस में कह रहे हैं और कौन सी मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो इस वक्त जो हुकूमत है वो ज़ाहिर है मौशी लिहाज से तो चैलेंजेस से दो चार है, लेकिन जो अपोजिशन उनको भी फेस करनी पड़ी है शायद वो उनके लिए चैलेंजिंग हो या कोई और मुश्किल की वो रेफ़र कर रहे हो, लेकिन ये अखबार में आज खबर थी तो मैंने कहा आपको भी बता दूँ। दूसरी जानिब जी शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। कभी वो जेल के बाहर जाके कहते हैं कि बानी पीटीआई ने मुलाकात के लिए बुलाया है, फिर ऐसे में फैसल वाडा साहब आते हैं, वो कहते हैं कि शेर अफजल पीटीआई का हिस्सा रहेगा, जहां ज़रूरत पड़ी उनका साथ दूंगा। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं प्रेस रिलीज जारी करने वालों का इलाज थप्पड़ है, ये भी उन्होंने कहा है। मतलब ये मैं आपको सियासतदानों के बयानात बता रही हूँ, मेरा से कतन कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये वो ख़बरें हैं जो मेरे सामने हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह कैसी नाजेबा और बदतहजीबी वाली गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन क्या करें, हमारे जो लीडर्स हैं या सियासतदान हैं वो इसी तरह के बयानात देते हैं। मीर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। कैसे आप, खैरियत से? अलग शुक्र। अच्छा जी मीर साहब, ये अज़मा बुखारी और शर्जील मेमन साहब की कुछ बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है वो कह रहे हैं कि अज़मा बुखारी ने 7 हादसे पे सियासत की है। अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि ये सूबाई कार्ड हमेशा से खेलते हैं, अगर अपनी कारकर्दगी देख लें, आप लोग कचरा नहीं उठा सके कराची से और आप हमें लेक्चर दे रहे हैं। असल में ये कराची का और लाहौर का अजीब व गरीब मुकाबला है। कराची में पीपल्स पार्टी जो है, वो पीपल्स पार्टी अपने आप को अगरचे कौमी पार्टी है, वो अपने आप को सिंध की पार्टी गिनती है और सिंध की पार्टी होने की हैसियत से कराची के हवाले से उन पर बहुत बोझ पैदा होता है। वो अपनी कुछ खूबियां गिनाती है तो कहती देखिए मैंने अस्पताल बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे अस्पताल में फ्री इलाज है, साइबर नाइफ है, ये है, वो है, फला फला चीज़ है। जो आप में पंजाब में भी कुछ कार्रवाई होती है तो भी उस पर चर्चा करते हैं कि सरसब्ज पंजाब पैदा कर दिया, और देखिए यहाँ भी एक अभी हॉस्पिटल का इश्तिहार आ रहा है जिसमें साइबर नाइफ मौजूद है और एक कैंसर अस्पताल और बन रहा है, दूसरी चीज़ें वो फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं और कुछ हो रहा है जो कहीं नहीं है। तो ये सारा मुकाबला जो है, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि उसे पंजाब में जो उसका रवायती एक फुट होल्ड था जो उस पर, वो उसे मिल जाए या कुछ हिस्सा मिल जाए और उस काबिल हो जाए कि वो वज़ारत उज़्मा बनाने की पोजीशन में आ जाए। और इसमें वो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो का नाम लेते हैं, बार बार लेते हैं। अच्छा, ये चिढ़ाने वाली बात हो सकती है, लेकिन ये है कि मुस्लिम इस पर नहीं चिढ़ती। इसके जवाब में वो ये करती है कि वो यंग लीडरशिप के नाम पर बिलावल को आगे करते हैं, ये यंग लीडरशिप के नाम पर इसको मरियम को आगे कर देते हैं। अब ये जो एक सूरत हाल पैदा हो गई है कि आप इत्तेहादी भी हैं और आप एक दूसरे से मुकाबले भी खड़े हैं, ये एक बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है जिसमें जो लीडरों के तर्जमान हैं खासतौर पर वो बयान देते हैं। अब बिलावल तो नहीं देगा कि मैं वज़ीर बन रहा हूँ, जो बयान देते हैं वो फिर अजीब लगता है कि ये क्या बयान दे रहे हैं। इस तरह मरियम ने तो नहीं कहना कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, लेकिन उसके साथ जो बयान आता है अज़मा बुखारी का आएगा या किसी का भी आएगा, वो यही लगता है कि दोनों पार्टियों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग है, दोनों जानते हैं कि दोनों को अपना अपना वजूद जो है तस्लीम कराना है और आने वाले दिनों में अगर उनकी मकबूलियत ही नहीं कबूलियत भी पैदा होती है तो उसका नतीजा निकलेगा, इक़्तिदार उनको मिल सकता है। ये सारी एक तरह की टसल है जो दोनों में जारी है और स्वाय इसके कि हम इसको एंजॉय करें और कुछ नहीं कर सकते। होना तो वही है जो उन दोनों को बता दिया गया है कि ये करना है और ये खेल खेलना है। आप देखा कई बातों पे
बड़ा सख्त किस्म का बयान आता है बिलावल का कि ये नहीं होने दिया जाएगा, अगले दिन वो हो जाता है, क्योंकि कहते हैं जरदारी साहब मान दी है। जरदारी साहब असल में निगहबान है, निगरान नहीं करते हैं, वो जो एस्टेब्लिशमेंट से वादे किए हुए होंगे पूरा करने के लिए। और बिलावल इसमें वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उनकी जिंदगी में बिलावल जो वज़ीर आज़म बन जाए। वो बन पाता है कि नहीं बन पाता, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो हमारे यहाँ पैदा हो रही है, और हम लोग सिर्फ इसे एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय भी मीर साहब क्या ही करेंगे, अजीबो गरीब बयानात आते हैं, परेशानी होती है, इस एंजॉयमेंट का भी हम क्या ही करेंगे। अच्छा मीर साहब, ये आपने भी कहा कि इन दोनों जमातों को बता दिया गया है कि इन्होंने क्या करना है। आज ख्वाजा साद रफीक की एक स्टेटमेंट लगी हुई अखबार में, उन्होंने लिखा है कि सिर्फ जेल वाले ही नहीं, बाहर वाले भी सब मुश्किल में है। हाँ, ख्वाजा साद रफीक साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते थे और उन्होंने पिछली बार इमरान खान को शिकस्त दी थी। उस हल्के में वो इलेक्शन पहले हुआ और इमरान खान की सीट खाली हुई तो उन्होंने शिकस्त दी और जीते। लेकिन अब उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह बना दिया गया है कि उसमें आधी कॉन्स्टिट्यूंसी खाली कर दी गई है, और जिसमें ख्वाजा साद रफीक का जोर था वो हिस्सा उनसे निकाल दिया गया है। नतीजा ज़ाहिर था कि इलेक्शन से पहले ही वो कह रहे थे कि मुझे हराने का इंतजाम गोया कर दिया गया है। अच्छा, इस तरह की टूट फूट जो है होती है, दानिस्ता होती है ना दानिस्ता होती है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बोझ जो है बर्दाश्त करना पड़ता है। साद रफीक साहब ने जब इलेक्शन लड़ा तो बादल ने खासा लड़ा, ये जानते हुए लड़ा कि उनको हराने की कोशिश की जा रही है, और वो क्योंकि फाइटर हैं उन्होंने फाइट किया और खूब फाइट किया। लेकिन जाहिर है कि तय हो चुका था कि उन इलाकों से उन्हें वोट देने हैं जो उनका हामी इलाका नहीं है, तो रिजल्ट ये निकला कि वो इलेक्शन हार गए। कहा कि मैं तो चाहता था कि इलेक्शन, मतलब वो इशारा करते हैं कि हमें आगे आने नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी कहानियां हर पार्टी के वो लोग जो मुतासर हुए हैं वो कुछ ना कुछ बयान करने लग गए हैं। फरमान अपना बयान करते हैं। मेरा अगला सवाल भी मीर साहब यही था, क्या मौलाना साहब भी इस सारी सूरत हाल में मुतासिर हुए हैं जो वो भी अब नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं? जी जाहिर है, इसीलिए कर रहे हैं ना जी। अब बात यह है कि इलेक्शन जो हो गए उसके जो रिजल्ट आ गए और उस रिजल्ट वाले तो इक़्तिदार में हैं, लेकिन अगर उसके बाद ये कहा जाए कि जी ये तो रिजल्ट हमें कबूल नहीं है, तो इसका कोई फार्मूला नहीं है कि उसको ना कबूल करने का। वो फार्म 47 का चक्कर है, लेकिन जिससे एक टेक्निकली कहा जाता है कि हुकूमत बन गई और वो ऐवान चल पड़े और असेंबलियां अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, वज़रा बैठे हुए हैं, निज़ाम हुकूमत चल रहा है, तो इसमें हराना ज़रा मुश्किल हुआ करता है। लेकिन इस ऐसे हालात में हुकूमत करना उससे भी मुश्किल हुआ करता है, क्योंकि हुक्मरानी करने वालों को ये मालूम होता है कि उनके पीछे असल ताकत नहीं है जो उन्हें यहाँ लेकर आए। यानी लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बड़ी सीटें, अहम सीटें जो हुकूमत के अहम तरीन लोगों के पास हैं, नाम में अजरा एहतराम नहीं ले रहा, वो सीटें उनकी जीती हुई नहीं बल्कि हारी हुई हैं। तो ये जो जब सूरत पैदा होती है तो यकीनन उसमें घपला तो होता ही है, और उसमें से हम गुजर रहे हैं। लेकिन कुछ चाराकार नहीं इस वक्त इस हुकूमत के हटाने का मतलब ये है कि सारा निज़ाम तलपट कर दिया जाए, और पीटीआई का आने का मतलब ये है कि एक ऐसे लोग जो कि एक मेस क्रिएट करना चाहते हैं उनको आने की इजाज़त दी जाए। यही वजह है कि जब वो कहते हैं मैंने खत लिखा है तो वो आर्मी चीफ कहते हैं हमें तो मिला नहीं, मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा ही। ये भी एक चाल है, मैं वजीर आजम को भी भेज दूंगा। हाँ, ये भी कहा है उन्होंने। हाँ, मतलब ये है कि कहने का मतलब है कि बात वही करो, इक़्तिदार जो है उन्हीं के पास है, और तुम्हें कुछ तय करना तो उनसे तय करना है। तो वो सारी सूरत ऐसी होती है जो आम लोगों के लिए एक एंजॉयमेंट का बाइस तो बनती है, लेकिन यकीनन एस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी से या हुकूमत की जो भी मजबूती या कमजोरी है उसकी वजह से एक ऐसी दिलचस्प सूरत पैदा हो रही है कि लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, दोनों बातें हो रही हैं। फ्रस्ट्रेट तहरीक इंसाफ भी बहुत हो रही है मीर साहब, बानी पीटीआई इमरान खान साहब हो, तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स हों, सारी चीज़ें बड़ी एक्सपोज हो रही हैं और वो तो काफ़ी अरसे से हो रही हैं। स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही उनको कि उन्होंने क्या करना है। क्या वाकई मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आ रही, या वो सब समझते हैं समझना नहीं चाह रहे?
नहीं चाह रहे? नहीं, स्ट्रेटजी तो बड़ी सीधी ये है कि अभी फौरी तौर पर कम से कम 1-2 साल के लिए तो इमरान के आगे आने की कोई तवक्को नहीं है। हालांकि वो अपना नुक्ता नजर तब्दील करे, अपनी हिकमत अमली तब्दील करे और अपने आपको काबिल कबूल बनाए रियासत के लिए। मैं एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहता, रियासत का इस्तेमाल करता हूँ। रियासत के लिए जब तक वो अपने आप को काबिल कबूल नहीं बनाते, इस तरह के सारे हथकंडे जो है वो नाकाम जाएंगे। प्रॉब्लम वो पैदा करता रहेगा, लेकिन कामयाबी उससे हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कामयाबी ऐसे होती कि आप एक तरफ तो रियासत के साथ 1 to 1 एक लड़ाई लेना चाहते हो, दूसरी तरफ चाहते हो कि आप किरदार में मिले और रियासत जो है पसपा होकर घर बैठ जाए। ऐसा हुआ नहीं करता। और जबकि रियासत का मतलब एस्टेब्लिशमेंट हो और एस्टेब्लिशमेंट का बाकी वो कुव्वत हो जो ताकत के जोर पर मुल्क में कायम होती है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो शिकस्त तस्लीम करे। तो ये टसल जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि कोई बहुत अनहोनी या एक बहुत बड़ी तब्दीली जो वाकया नहीं हो जाती। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सज्जाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट की, और जैसे मैंने आगाज़ में आपको बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी कल से स्टार्ट होने वाली है और एक बड़े टाकरे से हो रहा है इसका आगाज़। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे और पाकिस्तान आपको पता है कि होस्ट है इस टूर्नामेंट का, और 1996 के बाद हम कोई बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करने वाले हैं, और ICC का जो बड़ा टूर्नामेंट है। और दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट अच्छा खासा जो कह लें ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। अब तक टीम्स के दरमियान जी 118 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने ज़्यादातर मैचेस जीते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। ख़ासतौर पर 2023 में पहली मरतबा जो वनडे सीरीज़ है वो जीत कर हिस्ट्री बनाई थी। और इसके अलावा वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 401 का जो रन्स का जो बड़ा स्कोर है वो भी एक टारगेट रखा था। आज हम इन दोनों टीम्स की कारकर्दगी और जो कल से इवेंट का बाकायदा आगाज़ हो रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इमरान सुहेल मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एंड खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल से जी बड़ा इवेंट शुरू हो रहा है। पहला पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है, बड़ा मैच है। जाहिर है इवेंट का मोमेंटम बिल्ड करने के लिए पहले मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, हाँ, आपने जो स्टैट्स बताए वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, पिछले 10 सालों में 35 मैच में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 13 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और 20 मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते और 2 मैच ड्रॉ हुए। सो पलड़ा जो पिछले 10 सालों में वो न्यूजीलैंड का भारी है। और ना सिर्फ 10 सालों में बल्कि पिछली जो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई है उसमें भी उन्होंने ही 2 मैचेस जीते हैं। और जिस तरह से जीते आपके सामने है कि हम साउथ अफ्रीका को 350 रन चेज़ कर जाते हैं और फिर एक दिन के बाद हम 250 भी नहीं करते और पूरे 50 ओवर भी नहीं खेलते। तो ये जो अनप्रडिक्टेबल हमें कहा जाता है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। अनप्रडिक्टेबल होना कोई फ़ख्र की बात नहीं है। इस पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो अच्छी चीज़ होती है कि आप कितने तसलसल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, जीत रहे हैं। सो मैं ये कहूँगा कि आपको पिछली जितनी भी बुरी परफॉर्मेंसेस हैं, हार है, उन्हें भूल कर एक नए सफ़र की तरफ जा रहे हैं। एक नया इवेंट है, पाकिस्तान को होम एडवांटेज बहुत ज़्यादा, पर जो खदशात है वो ये है कि आपकी जो टीम सिलेक्शन है वो आपने अपनी कंडीशंस को देखते हुए नहीं की है। अच्छा, उसकी एक टेक्निकल मैं आपको बात बता देता हूँ। दुनिया भर ने अपनी टीम्स के अंदर टॉप स्पिनर्स को डाला है। रिचन रविंद्रा जो लास्ट मैच में जो न्यूजीलैंड का मैच था उसमें वो अनफिट हो गया, मतलब बॉल लगा कदाफी स्टेडियम में और वो अनफिट हो गए, वो कोई मैच नहीं उसके बाद खेले, लेकिन वो फिट हो गए, वो भी स्पिनर हैं। और ऑलरेडी न्यूजीलैंड के पास 2 स्पिनर हैं, सेंट्रल के कैप्टन जो हैं वो बड़े तगड़े स्पिनर हैं जिन्हें खेलना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद दुनिया में अगर मैं टीमों की बात करूं तो तमाम की तमाम जो टीमें हैं वो इस वक्त टॉप स्पिनर्स के साथ आ रही हैं। अफगानिस्तान के नूर अहमद हैं, टॉप स्पिनर हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी टीम है जिसके मैं कहता हूँ कि 3 टॉप फास्ट बॉलर्स, उनके कैप्टन वो इस टूर्नामेंट से आउट हो गए, वो नहीं खेल रहे हैं। एक बड़ा धचका है उनके, बहुत बड़ा धचका है, लेकिन वो अनफिट नहीं हुए, कुछ उनका भी अपने मसाइल चल रहे हैं, पता नहीं उसके पीछे भारत है, उन्होंने IPL का इन्फ्लुएंस डाला है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑब्वियसली क्यों नहीं, भारत तो इतने उच्च खंडों पे आ जाता है कि हमें सोचना पड़ जाता है। फिर अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, उनके पास टॉप स्पिनर है। साउथ अफ्रीका अपने टॉप स्पिनर्स के साथ आ रही है, अफगानिस्तान आ रही है,
इंडिया के पास 4 टॉप स्पिनर हैं, हमारे पास कितने स्पिनर्स हैं? अब अपनी बात कर लेते हैं। एक स्पिनर है जी जी, जो कि मिस्ट्री स्पिनर है, जो कि नाम उसको ऑफ स्पिनर कह सकते हैं, लेग स्पिनर भी नहीं कह सकते। उसको कहते हैं उसने हवा में बॉल छोड़ दिया, या अल्लाह तेरा ही आसरा है, जिधर घूम जाए, और उस पर इतनी तनकीद हो रही है कि वो एयर में तेज भी नहीं होते हैं। सो ये हमें डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उनके लिए दुआ है, लेकिन दिमाग जो कहता है वो ये कहता है कि आपने टीम इस तरह की नहीं रखी है, आप इस मरतबा भी दुआओं पर चल रहे हैं, तो दुआएं कभी कभी नहीं। ये कौन दुआएं करने में माहिर हो गई है, और क्रिकेट ने हमें इतनी आदत डाल दी है कि पूरा दिन हम टीवी जब भी अक्सर दुआएं कबूल नहीं होती। हाँ, आप जरा अल्लाह मियाँ भी कहते हैं कि दुआओं से कब तक क्या ही है, क्योंकि जाहिर है अल्लाह मियाँ आपकी दुआएं कबूल तो करते हैं, लेकिन मेहनत भी उसमें जाहिर है कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन समटाइम्स आई फील कि हमने इतना इम्यून कर लिया खुद को इस सिनेरियो से और सारी चीज़ों से कि अब हमें सिर्फ यही लगता है कि अच्छा लक है या दीगर चीजें हैं, बट ऑब्वियसली हार्ड वर्क मैटर्स। अच्छी चीज ये कि हारिस रऊफ अनफिट हो गए थे और वो दोबारा से फिट हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि वो फिट है, बट कुछ लोगों ने उनके विजुअल्स देखे हैं और कुछ लोगों ने लाइव देखा है, उन्होंने कहा है कि वो अभी भी पेन महसूस कर रहे हैं अपनी जो उनकी टांग की इंजरी थी, बट वो कह रहे हैं कि वो फिट है, तो फिर हमें उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन फिटनेस लेवल का मेयार भी हमारी टीम में एक बहुत बड़ा एक डिस्कशन हो रही है कि हमारे बॉलर 10 ओवर पूरे नहीं कर पाते। 10 ओवर करना कौन है, किसने करने, और अगर फर्ज करें हम पहले 4 से 5 ओवर कर लेते हैं तेज, नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जो 4 ओवर आखिर वाले आते हैं वहाँ पर थके थके दिखाई देते हैं सारे फास्ट बॉलर्स। सो फ़हीम अशरफ को आपने लास्ट ओवर में देखा, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि वो एकदम से पैराशूट की तरह उतरे और कैप्टन ने उनसे सिर्फ 2 ओवर करवाए, जस्ट 2 ओवर्स किए उन्होंने। आखिरी जो उनको ओवर दिया गया तब 2 रन रहते थे और उन्होंने 2 रन में आखिरी बॉल पे जो किया वाइड किया, 1 रन रहता था जीतने के लिए, उन्होंने कहा यार चौका जरूर खाना, वाइड ही कर दो, उन्होंने अपने खाते में वो रन नहीं डाले। फिर उनकी बैटिंग में 2 कैच उनके ड्रॉप हुए, उन्होंने 20 रन किए, वो उनके करियर का हाईएस्ट रन है वनडे के अंदर, जो 20 रन हैं जो उन्होंने किए हैं। सो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी टीम का हाल क्या है। अब उम्मीदें यही हैं कि पाकिस्तान की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो तगड़ा स्कोर करे और जो थोड़ी बहुत बॉलिंग है अच्छी हो उसको किसी ना किसी तरीके से डिफेंड कर लें। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो शायद अब हमारे कंट्रोल से बाहर है, अब हम सिर्फ इस पर डिस्कशन और चीज़ें कर सकें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने अभी बात की कि हमें अपनी होम कंडीशंस का एडवांटेज है, लेकिन 23 फेब को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है और वो हमारे होम ग्राउंड पे नहीं है। दो कि हमने दुबई में 12-15 साल क्रिकेट खेली एंड वी कंसिडर दैट आवर होम ग्राउंड, बट वही बात है कि आपने एक यहाँ पे चंद मैचेस खेल के फिर आपने दुबई जाके खेलना है, फिर आपने वापस आना है। इस मॉडल पे ज़ाहिर है बहुत ले दे तो हुई थी, लेकिन स्टिल क्या चीज़ें हैं जो अब हमें इस चीज़ में फेस करनी पड़ेंगी? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच नो डाउट बहुत बड़ा मैच होता है। सिर्फ पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं होता है, इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। वहाँ आपको क्राउड जो नज़र आएगा वो ब्लू शर्ट्स का ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि ज़्यादा इंडियंस वहाँ रहते हैं यूएई के अंदर, तो उन्होंने बड़े महंगे टिकट्स वहाँ ख़रीदे हैं। तो मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा भी, मैं आपको बता दूं, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान को एडवांटेज होगा क्योंकि प्रेशर जो है वो इंडिया पे ज़्यादा होगा, क्योंकि सारी उम्मीदें उन्हीं से। लेकिन अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो इंडिया के पास 3 टॉप स्पिनर्स हैं। अगर 3 टॉप स्पिनर कम अज़ कम भी 30 ओवर भी करते हैं तो आपके बैटर्स तो स्पिनर्स पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, स्पिनर्स के आगे तो लग जाते हैं। आप इमरान कैसी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए, बातें वो करनी चाहिए, लोगों को पता होगा, आप क्या बिल्कुल ठीक रहे हैं, दिल ना टूटे। हाँ, लेकिन आप क्या बिल्कुल ठीक रहे हैं, इससे बिल्कुल हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे तो ये कौम वैसे इतनी सेंसिटिव है। आपने उनको कह दिया 3 स्पिनर्स हैं, बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं, बात ही खत्म हो गई है। तो और उन 4 स्पिनर्स के अंदर 2 ऑलराउंडर भी हैं जो बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, जिनमें उनके जडेजा हैं, वो 10 ओवर पूरे करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, और फिर वो बैटिंग करते हैं। सो हम कुछ नहीं कर सकते, आपने ठीक कहा, हम दुआएं कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उस दिन हमारा अच्छा दिन हो और इंडिया का बुरा दिन हो। हाँ, लेकिन खेलने तो वो भी घर से आए हैं ना, उनका बुरा बस कभी कहते हैं ना वो अपसेट्स हो जाते हैं क्रिकेट के अंदर, तो वो अपसेट उस दिन बस हम ये दुआ करें कि हमारा दिन अच्छा हो और फिर हम अपने जीतने की कम और दूसरे के हारने की, मुझे लगता है ज्यादा दुआएं हमें करनी पड़ेंगी, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखें, कंडीशंस की अगर मैं बात बता दूं तो कंडीशंस के अंदर ये है कि इंडिया ने भी बहुत क्रिकेट खेली है वहाँ पर, लेकिन जब हम वहाँ पर होम सीरीज खेलते थे तो पिचेस हमारी मर्जी से बनती थी, लेकिन अब पिचेस आईसीसी की मर्जी से बनेंगे। तो ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से पिच बना के वो फार्मूला बनाएंगे मुल्तान वाला
रड़ा पिच बना दी और स्पिनर सारे लगा दिए और आउट पे आउट करी गए। और उसके बाद फिर आपने जो स्ट्रगल किया उस पिच पे वो भी हमारे अपने सामने जाल में खुद ही फंसे। हाँ जी, अपने जाल में हम खुद ही फंसे क्योंकि हमने ये भूल गए कि हमने भी बैटिंग करनी है उस पिच के ऊपर। सो अच्छा जी, कल का मैच तो चले, आपने कहा कि दो के स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूजीलैंड का पलड़ा इस वक्त भारी है, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तानी टीम अगर ज़ाहिर मेहनत हर प्लेयर करता है, हर टीम करती है, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में और प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ की जाए तो उसके रिजल्ट्स भी, आउटकम भी अच्छा होता है। क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से कल नेशनल स्टेडियम में है, दो के बहुत सी फॉल्स न्यूज़ में देख रही थी कि जी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में क्राउड नहीं था। ये ऐसा नहीं है, क्राउड था, हमने विजुअल्स देखे हैं, बट कल का मैच तो ज़ाहिर एक बड़े टूर्नामेंट का मैच है, तो क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बताएं इमरान। देखिए क्राउड का जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्राउड टिकट्स तो पहले सेल हो चुकी है। देखिए ये आपके पास एक टेक्निकली आप कह सकते हैं यार टिकट्स तो सब बिक गई हैं, तो फिर जिन्होंने टिकट महंगी खरीदी है वो ऐसे तो नहीं खरीदेंगे वो टिकट लेके घर टीवी लगा के बैठेंगे, ग्राउंड में जरूर आएंगे। हाँ, कुछ एक पॉइंट है कि किसी ने अगर टिकट्स ब्लैक करने के लिए खरीदी हुई हैं तो वो उसकी बिकती है नहीं बिकती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ किसी ने पहले से सारी टिकट्स ले ली कि यार मैं ऑन द स्पॉट बेचूंगा, लोग जाहिर है कि कुछ बहुत गलत बात है पाकिस्तानियों, ये बहुत गलत बात है। वो बातें जो कोई नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। क्राउड पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो लास्ट मैच हुआ था उसके अंदर क्राउड आया था, बट एक बात याद रखिएगा, लोगों की जो बाइंग पावर है वो भी बड़ी नजर में रखनी पड़ती है कि वो क्या टिकट खरीद सकते हैं। स्ट्रिक्ट वो मतलब जाहिर है वो लिमिटेड है और उसमें इश्यूज हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया इमरान कि आप तशरीफ लाए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। आपको पता है सेकेंड आवर में हमारे पास मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं जिन पे हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन अभी जिस मसले के ऊपर मसला कह लें, चैलेंज कह लें, ये वो चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जी आबादी बढ़ने का जो इशू है वो दिन ब दिन अलार्मिंग हो रहा है। उसकी वजह से जो मुल्की वसाइल हैं उन पे भी दबाव पड़ रहा है, फिर मईशत है, तवानाई है, आपका सेहत का सेक्टर है, आपके एजुकेशन का सेक्टर है, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं क्योंकि जाहिर है एक स्पेसिफिक या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके साथ आपका अगर आबादी इसी तनासब से बढ़ती रही तो वो रिसोर्सेज किस तरह से मैनेज होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से जी 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। किसी और चीज़ में आगे हो ना हो, हम इस चीज़ में बहुत आगे हैं कि हम 5वां बड़ा मुल्क है आबादी को लेकर। 2023 की अगर हम मरदमशुमारी की बात करें तो पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ बल्कि इनफैक्ट 25 करोड़ के करीब तक पहुँच चुकी है और सालाना इजाफा जो तकरीबन 2.8% है और ये आलमी जो एक एस्टिमेटेड है उससे डबल है, 2 गुना ज़्यादा है। अगर इस रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो क्या सूरत हाल होगी। और ये जो हमारे रिसोर्सेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पानी का मसला हमारे रोज़ डिस्कस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, फिर आपकी सेहत का सेक्टर है वो ऑलरेडी इतना चैलेंज से दो चार है। आज हम इस पे बात करेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक मौजू है दो कि समटाइम्स इट गेट्स कंट्रोवर्शियल, लेकिन ये अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और इसकी लॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनरल मैनेजर पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड मौजूद हैं, आमना अक्षीद साहिबा, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आमना साहिबा कि आप तशरीफ लाई। हमें थोड़ा सा एक पिक्चर दें, ये जो पॉपुलेशन के हवाले से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क बन गया है और इनफैक्ट इसमें रफ्तार बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। हमारे चैलेंजेस क्या हैं, अवेयरनेस का जो इस वक्त सिस्टम है, क्या लोगों को अवेयरनेस आ रही है या कोशिश की जा रही है उनको अवेयरनेस देने की? बिल्कुल, आई थिंक चैलेंज तो सबसे बड़ा यही है जो अभी आपने बता दिया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर रिसोर्सेज, और नेचुरली जब वो रिसोर्सेज इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे डिवाइड होते हैं तो हम जस्टिस नहीं कर पाते। पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर हम काम नहीं करते। हुकूमत का जो इदारा है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फ़ंड है, वो एक इनोवेटिव आर्म है गवर्नमेंट का। इन सब का मकसद ये है कि हम लोगों को आगाही देते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को अपने वसाइल के हिसाब से कैसे बेहतर प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये उनका डिसीजन है, ये उनकी चॉइस है कि वो कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो कब बच्चे पैदा करना चाहते हैं, कितने वक्फे से बच्चे पैदा करना चाहते हैं, उनकी बच्चे की हेल्थ के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, माँ की हेल्थ के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और पूरी फैमिली की हेल्थ और वेलफेयर के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, ये समझते हुए वो ये डिसीजंस लें क्योंकि अल्टीमेटली उनका डिसीजन है।
तो हम जो अवेयरनेस क्रिएट करती है, जो हुकूमत इन इदारों के थ्रू और अपने कैंपेन्स के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करती है, वो यही क्रिएट करती है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर फॉर योर फैमिली। आप इंफॉर्म्ड चॉइस लें, आपको पता हो। जैसे आपने कहा अवेयरनेस का, इसके अंदर देखिए आपको ये तो मेथड्स तो उसके बारे में जो अवेयरनेस है उसके बाद मोरलेस काफ़ी ज़्यादा पता है, जो हमारे सर्वेस जो है वो बताते हैं। चैलेंज ये होता है जो उसके इर्द गिर्द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो तभी क्लियर होंगे जब अवेयरनेस होगी। इसलिए हुकूमत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ऊपर। लेकिन बिहेवियर चेंज एक स्लो प्रोसेस है, उसके ऊपर आप मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जितनी एक्सपेक्टेशन आपकी हमसे है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारी आपसे है, बिकॉज आप मैसेज बहुत अच्छी तरह और बहुत दूर तक और बहुत इफ़ेक्टिवली पहुंचा सकते हैं। तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, अवेयरनेस रेजिंग के ऊपर बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से काम हो रहा है, क्योंकि अब जदीद दौर में देखें टेक्नोलॉजी का, मास मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल हेल्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। और हम ये सब जो है चैनल्स एम्प्लॉय कर रहे हैं ताकि फैमिली वेलफेयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचे। अच्छा आमना साहब, अब इसमें एक फैक्टर ये भी है कि आपने कहा कि लोगों को अपने रिसोर्सेज, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के मुताबिक प्लान करना है। हम एक ऐसे सेक्टर की भी बात कर रहे हैं, ऐसे तबके भी बात कर रहे हैं जिनके अंदर ये अवेयरनेस क्या, ये एजुकेशन भी नहीं है। दे हैव नो आइडिया। उनके नज़दीक ज़्यादा बच्चे करेंगे तो ज़्यादा इनकम आएगी, उनका सोर्स ऑफ इनकम है, और वो मज़ीद और पावर्टी में फंसते जाते हैं। सो ये वो तबका है जिनको सबसे ज़्यादा आई गेस अवेयरनेस की या इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। इस सेक्टर के लिए आप लोग क्या करें? और इस सेक्टर में देखें जो लोएस्ट वेल्थ क्वांटाइल है ना, उसकी हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है। तो इस सेक्टर में सबसे ज़रूरी है काम करना। और इस सेक्टर में जो पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड है, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ के डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करके, और ये पंजाब फैमिली प्लानिंग का एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम जो है वो अगले 3 साल हुकूमत पंजाब के थ्रू रन कर रहा है, जिसमें हम जो बिलो पावर्टी लाइन है, जो कि डेटा बिस्प के साथ रजिस्टर्ड है, उनसे हम ये डेटा लेके जो बिस्प बेनिफिशरीज़ हैं और उसमें जो मैरिड वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हैं, उसमें 14 ज़िलों में हम इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग के ऊपर। जैसे आपने कहा उनमें तो आगाही ही नहीं है, तो पहला स्टेप ये है कि हम उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि वो इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकें कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपकी और आपके बच्चे की सेहत को ये कैसे अफेक्ट करते हैं। फिर अगर वो चाहें ये ऑप्शन लेना, एक वक्फा डालना चाहें अपने बच्चों के दौरान, अपनी प्रेगनेंसीज़ के दौरान, अपनी प्रेगनेंसीज़ को टाइम करना चाहें, तो वो कहाँ जा सकते हैं। अब क्योंकि देखें गवर्नमेंट के भी महदूद वसाइल हैं, हर जगह पब्लिक प्रोवाइडर्स अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि अंडर सर्व्ड हैं, जो अनकवर्ड हैं, वहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसके थ्रू जो बिस्प के अंदर रजिस्टर्ड मैरिड वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हैं, वो इन वाउचर्स के थ्रू प्राइवेट और पब्लिक प्रोवाइडर्स के पास जाके एब्सोल्युटली फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले सकती हैं, फ्री सर्विसेज ले सकती हैं, फ्री फॉलोअप के लिए जा सकती हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी औरतें साइड इफ़ेक्ट मैनेजमेंट ना होने की वजह से ड्रॉप कर देती हैं। बिल्कुल ठीक है। और हम इनको इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि देखें ये पावर्टी लाइन हम के बिलो जो है बेनिफिशरीज़ के पास हम जा रहे हैं, हम इनको इस वाउचर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दे रहे हैं कि आप इस प्रोवाइडर तक पहुंचने तक की जो कॉस्ट है वो भी हम बेयर करेंगे ताकि वो इन तक पहुंच सकें। और कौन से इलाके हैं या कौन सी जगह हैं जिनको आप लोग टारगेट कर रहे हैं? पंजाब के अंदर 14 ज़िले हैं, जिसके अंदर पहले हमने रहीम यार खान में इसको पायलट किया और इसकी सक्सेसफुल जो है इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम 14 ज़िलों में इसको अब लॉन्च कर रहे हैं इस PFPP प्रोग्राम के थ्रू, और इंशाल्लाह पंजाब वाइड भी इसको लेकर जाएंगे। और इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत हो रही है कि हम पूरे मुल्क में देखें लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जब हमने जिस तबके की आप बात कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना है तो। और वी आर वेरी होपफुल विद दिस सक्सेस। अच्छा, आप अपने इदारे के थ्रू ज़ाहिर है अभी जिस तबके की मैंने बात की उसके अलावा भी एक वो तबका भी है
जो माशाल्लाह दे कैन अफोर्ड चिल्ड्रन, और उनकी भी इस मामले में अवेयरनेस की ज़रूरत होती है आई गेस। लेकिन क्योंकि हम बहुत कम ऐसे लोग हैं, विद टाइम आई थिंक नई जनरेशन हो या हमसे पहले लोगों में ये थोड़ी थोड़ी विद टाइम अवेयरनेस आ रही है कि हाउ यू शुड प्लान योर फैमिली, यू नो। बट ये जो जिस तबके को दो एक्सट्रीम्स पे हम डिस्कशन करें, एक वो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है और एक वो हैं जो इसको बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वहीं पे है कि रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो एक स्टिग्मेटाइज्ड और सॉर्ट ऑफ टैबू टॉपिक रहा है हमारी सोसाइटी में। तो जैसे आपने कहा, उसमें सिर्फ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन या आउट ऑफ स्कूल जो हैं वो मार्जिनलाइज नहीं है, पूरी सोसाइटी एट लार्ज मार्जिनलाइज्ड है। और इसलिए जो अवेयरनेस है वो एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज पर होनी चाहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आए। और जो कि आ भी रहा है, हमारे जो अब रिसेंट सर्वेज हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये शऊर आ रहा है, अवेयरनेस इम्प्रूव हो रही है, लोगों का एटीट्यूड और डिसीजन मेकिंग इन चीज़ों के ऊपर बहुत बेहतर हो रही है। लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जो सेगमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके साथ काम करने की ज़रूरत है वो है यूथ। क्योंकि देखिए, बिहेवियर चेंज यंग लोगों से ही आता है, और अगर आपके अंदर बिहेवियर चेंज आएगा तो जब तक यंग लोगों में नहीं आएगा तो तब तक ये पॉपुलेशन के जो डेवलपमेंट के फिगर्स हैं इनके ऊपर आप कोई डेंट नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक है। हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा कोहोर्ट जो है वो यंग है, ठीक है। और इस प्रोग्राम की इंटरवेंशन जब तक यंग लोगों के साथ नहीं होगी, स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बताया जाए, प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं होगी, ताकि आप वक्त पे ये डिसीजंस ले सकें। और फिर जो है जैसे जैसे लोग अपनी फैमिली को प्लान करते हैं, उनकी प्रेगनेंसीज होती हैं, तो पोस्टमार्टम काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वक्त पे इंफॉर्मेशन मिल जाए। अदरवाइज़ तो देखिए ना, अगर आपको 50 इयर्स के बाद ये इन्फॉर्मेशन मिल रही हो जबकि आपने 8, 10 या 12 बच्चे कर लिए हैं, तो दिस रियली क्वाइट यूजलेस, देयर इज़ नो पॉइंट। तो दैट्स वेयर वी नीड टू टारगेट। और हम यंग लोगों के साथ स्कूल्स और कॉलेजेस में और आउट ऑफ स्कूल बहुत काम कर रहे हैं, और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट प्री मैरिटल काउंसलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इसीलिए क्योंकि जब हम अच्छी प्रैक्टिसेस देखते हैं दुनिया में, जैसे हम ईरान में देखते हैं, जैसे हम बांग्लादेश में देखते हैं, तो उन्होंने यंग लोगों के साथ मिलके ये काम बिल्कुल ये काम किया है, और प्री मैरिटल काउंसलिंग पे बहुत उनका आई थिंक कि यूरोप के अंदर हम चाइना का मॉडल भी देखते हैं, दीगर चीज़ें हैं, वहाँ पर उन्होंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराया, बहुत तरीके से कराया है, सो दैट हमारे यहाँ शायद टैबूज और बैरियर्स मुख्तलिफ हैं उस वर्ल्ड की निस्बत, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, बट वी शुड वर्क ऑन दैट। एंड थैंक यू वेरी मच आमना साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई, आपने इस हवाले से मैं बताया और अपने इदारे के हवाले से बताया। जी, आबादी कंट्रोल करना या फैमिली प्लानिंग की चीज़ों को लेके डिस्कशन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो कि ये सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, उनको बात करते हुए हमें खुद भी एहतियात करनी पड़ती है, बट वही बात है कि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, लॉजिकल चीज़ें हम सबको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचानी है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उनकी समझ में भी बात आए और उनको अवेयरनेस भी हो। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए, और फिर भी हम ज़रा गेस्ट से बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन करते रहते हैं। अब जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। आपको पता है, कथक डांस जो है एक बहुत ही कदीम और ख़ूबसूरत फ़न है, जो कहानी सुनाने और उसके साथ साथ मौसीकी हो, रक्स हो, उसका एक हसीन जो कह ले कॉम्बिनेशन है, कोलैबोरेशन है, और ये फ़न भारत की सकाफ़त का बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं जो इस आर्ट के ऊपर महारत रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म भी करते हैं। वलीद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत एक जाने माने कथक डांसर हैं। इन्होंने कई सालों से इस फ़न को सीखा है और अब मुख्तलिफ जगहों पर परफॉर्म करते हैं, तारीखी मकामात हों, मुख्तलिफ डेलीगेशंस हों, अपनी इस आर्ट फॉर्म को ये दिखाते भी हैं, बताते भी हैं इसके हवाले से, और इस फ़न को मज़ीद लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी ये बहुत इंथुजियास्टिक है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि इन्होंने कब सीखा, किससे सीखा, कितना टाइम हो गया है, अब तक का इनका जर्नी कैसा है। वलीद कामरान को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच वलीद, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और आपसे मैं ज़रा गुफ्तगू करने से पहले किचन का रुख करूँगी। जी, अली रज़ा शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं,
बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है वालेकुम आपके? सलाम, इस क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्लाह का। क्या बना रहे हैं आज आप? आज मैं बना रहा हूँ चिकन पेरी पेरी विद राइस, ठीक है, रेस्टोरेंट स्टाइल में। अरे वाह, क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए, क्या रेसिपी है, थोड़ी सी बताएं हमें। इसमें मुझे चिकन चाहिए और कलर बेल पेपर चाहिए, उसके साथ मुझे राइस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए स्पाइस में है हल्दी, ज़ीरा पाउडर और ग्रीन चिल्ली। ठीक है। और आपने मैरिनेट किया है चिकन को? जी, उसको पहले मैंने मैरिनेट किया, अब मैं स्टिकों में लगा के उसे बेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो साथ राइस बना रहा हूँ। ठीक हो गया, डन। चलिए आप अपनी रेसिपी को जारी रखें। मीनवाइल हम ज़रा वलीद से बात करते हैं। वलीद, कितना टाइम हो गया कथक डांस करते हुए और ये शौक कैसे आया आपको कथक डांस सीखने का? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बचपन से ये बड़ा शौक़ था, ये जो कथक, ये जो पहले कथक नहीं डांस सीखने का शौक़ था। मैं शुरू में बड़ा उछल कूद करता था। तो मेरे घर वाले जो थे ना, स्पेशली मेरी मॉम जो थी, वो पहले उनको थोड़ा था ना एतराज़ था कि ये ना करो वगैरह। तो क्योंकि मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी, तो फिर उसके बाद ना फिर वो वक्त गुज़रता गया। फिर मदर ने अंडरस्टैंड किया, चलो इसकी वो है एक शौक है, पैशन है, तो इसको मैं प्रमोट मैं चलो करती हूँ। तो उसने फिर मुझसे एक शर्त में मुझसे ये करवाया कि बेटा पढ़ाई नहीं छोड़नी। ठीक है, ठीक है। मैंने पढ़ाई को भी साथ साथ कंटिन्यूस किया और फिर ये साथ साथ मैं ये भी, इसका भी शौक था। वो कहते हैं ना कि एक जो आर्टिस्ट के जो एक होते हैं, वो जो जम्स होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो मेरा वही हाल है। तो फिर इसके बाद ना फिर वो मदर ने मुझे बाद में पूछा कि अच्छा बताओ कि वो कौन सा पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट है जो कथक के हवाले से, सॉरी कथक नहीं डांस के हवाले से। तो मेरे माइंड में काफ़ी जो है ना जो जाने माने डांसर्स थे ना, उनके मैंने उनसे रब्ता किया, बट उन्होंने नहीं उठाया, उनके सिस्टर ने उठाया। ठीक है। बट दे डिमांड टू मच हाई, कि वो चार्जेस बड़ी ज़्यादा मांग रहे थे। तो मैंने मदर से शेयर किया, मदर ने कहा कि अब नहीं, वो ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद फिर यूँ हुआ कि एक मॉर्निंग शो के अंदर ना एक जज ने ना एक वो 3 गेस्ट बुलाए हुए थे, सैयद नूर बहार बेगम और एक उनके साथ एक सीनियर लेडी थी, जानी मानी और बड़ी एक सिविलाइज पर्सनैलिटी थी। तो पता चला वो मैडम जरी पन्ना जी थी। ठीक है। और वो ये भी मालूम वो हुआ कि उस मॉर्निंग शो में एक चैनल में कि वो अलमरा आर्ट काउंसिल में सिखाती है। ठीक है। तो मेरी मॉम ने ये कहा कि तो चलो फिर हम फिर बिना टाइम वेस्ट किए तो दाखिला करवा दिया अलमरा में, क्योंकि वो एक था गवर्नमेंट का था अदारा था, उधर फ्री हर चीज़ सिखाई जाती है। बेसमेंट में क्लास होती है और वहाँ पे जब मेरी मदर ने मेरी मैम से पन्ना जी से जब वो मिली थी, तो वो बड़ी इंस्पायर हुई उनकी बातें सुन के। तो जब मैम ने मेरा ट्रायल लिया, तो मैम ने मदर को कहा कि इस बच्चे के अंदर ना मतलब ये ख़ास जो है ना इसका अंग है, जो ये जो है ना, अगर मैं कहूँ ये बच्चा अगर क्लासिकल करे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये उल्ट पटांग जो दूसरे डांस फॉर्म है वो ये नहीं कर पाएगा। इसका स्पेसिफिक एक अंग है जो कथक के लिए, जो क्लासिकल के लिए बना हुआ है। तो मैं इसको क्लासिकल ही अगर सिखाना चाहूँगी, तो आप यूँ कह कि जो कथक है वो मेरी उस्ताद ने मेरे लिए चुना है। ठीक है। तो वो बात मेरे माइंड में आया, तो फिर ठीक है, मैंने तब भी मैंने 8 साल से मैंने उन्हीं के अंडर डिसिप्लिन मैंने ये सीख रहा हूँ और सीख लिया, और अभी भी मैं अभी भी क्लासेस आप लेते हैं, सीखते हैं? देखिए मैडम, आप ये नहीं कहते कि आपने सीख ली है, ठीक है। ये आप क्योंकि जो कोई भी कथक डांसर हो, चाहे एक्सपर्ट हो, जो मास्टर भी हो जाए, वो भी सीखता ही रहता है, क्योंकि ये मेरी नज़र में लर्निंग प्रोसेस है। ये एक ऐसा दरिया है, आप कश्ती में सवार होते हो, उसका क्या कोई जो किनारा होता है उसका कोई पता नहीं होता, बस आप इसका
एक्सप्लोर करते जाओ, वो यही कथक में है। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अब तक आपने कहाँ पे इस डांस फॉर्म के साथ परफॉर्म किया है, कहाँ पे आप गए हैं, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका ओवरऑल? मैडम इसके बाद जितना मैंने ये वो कहते हैं ना कि उस्तादों से तबर्क लेना, हमारे लिए तो ये एक ख़जाना है। ये हमने रिसीव करके जितना हो सका हमने किया, और अभी भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना मैंने ये सीखा, इसका जितना मुझे इल्म हासिल हुआ, उसके बाद फिर मैंने जगहों में मैंने परफॉर्मेंस की। मुझे इवेंट में मुझे इनवाइट भी करते रहे। स्टार्ट में तो मेरी गुरु मामा पन्ना जी जो थी वो मुझे इंट्रोडक्शन करवाती थी मेरा काफ़ी प्रोग्राम्स में, कि ये मेरा आर्टिस्ट है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा तैयार गुण मेरा शागिर्द है, इसको प्रमोट करें। उसके बाद मैं करता गया इवेंट्स में, और वो मुझे प्रमोट कर दी गई। और इसी तरह जो एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजर्स की नज़रों में मैं आ गया, तो साथ साथ में मुझे इंडिपेंडेंटली मुझे भी बुलाना शुरू कर गए। और मैं हिस्टोरिकल साइट्स के अंदर भी मैं परफॉर्मेंस करता हूँ। और इसके साथ साथ मेरे दूसरे मॉर्निंग शोज़ के अंदर इंटरव्यूज़ में भी मेरे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मज़े की बात हो, जहाँ भी इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वो यही हिस्टोरिकल साइट पिक करते हैं, क्योंकि एक होता है ना वो हेरिटेज के साथ मिलाप हो तो सोने पे सुहागा होता है, ठीक है, क्योंकि तरीकी मकामात हो। और ये भी क्योंकि ये जो एक डांस है ना, वो अपने आप एक वो कहते हैं आसार कदीमा है, ठीक है, जैसे मोजोदारो और हड़प्पा है, ये भी समझो है वही चीज़ है। क्योंकि कथक, द वर्ड कम फ्रॉम कथा मीन स्टोरी टेलिंग, जो कि एक कथक डांसर होता है वो कहानी बयान करता है। ये आज से जो है ना, ये जो एक्चुअली में देवी देवताओं को खुश करने वाला डांस था, कथकार कहते थे संस्कृत में जो होता है। तो नॉर्थन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें पाकिस्तान, पूरा इंटायर नॉर्थ इंडिया, ये सारा कुछ उसमें आता है। जो साउथ में तो तमिलनाडु, उसमें भारतनाट्यम होता है। जो भारतनाट्यम है वो एक अलग क्लासिकल डांस है। जो नॉर्थ में इंटायर होता है वो होता है कथक था। तो ये बात क्लियर होगी। और दूसरी बात ये है कि देवी देवताओं को खुश करने वाला डांस था। फिर इससे को कहते भक्ति रसा, जो मूवमेंट था, जो उस टाइम में जो किया जाता था वैदिक स्क्रिप्चर्स में, ठीक है, ये हो गया। जब पैसेज ऑफ टाइम, जब मुस्लिम्स आए, मुगल्स ने क्या किया, जो देवी देवताओं को खुश करने वाला एक पूजा पाठ का एक डांस हुआ करता था भक्ति रसा, उसको कन्वर्ट कर दिया दरबारी रक्स की तरफ, और फिर ये खिलाने लगा मुजरा। अब आपके माइंड में होता है कि सबके, अच्छा मुजरा का वो जो वर्ड वो होता है ना, जो स्टेट ड्रामे का होता है। एक्चुअली मुजरा का जो लफ्ज़ जो है ना, वो ख़राब कर दिया हुआ है, स्पॉल कर दिया हुआ है, जो कि ये होता है कि जो प्रोस्टिट्यूशन, नहीं, मुजरा का जो एक्चुअली मतलब बो डाउन, मतलब सलाम करना इसको, ठीक है। होता यूँ था कि जो रकासाएँ होती थी वो मुग़ल कोर्ट में आमद होता था, बादशाह सलामत के सामने पेश होती थी, वो मुजरा करती थी, सलाम करती थी, ये ठीक है, और फिर कथक करती थी, और उसके बाद एंड में फिर वो सलाम करती कोर्ट छोड़ के जाती थी। तो दैट वाज द प्रोसीजर ऑफ द मुजरा। और ये सारे जो पूरा जो है ना, ये जो सिस्टम है, इसको आमद कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये मुजरा भी कथक का ही एक अंग है, राधा कृष्ण भी कथक का अंग है, और जो टेम्पल डांस है वो, ये जितने इसका जो अंग है कथक के, तो कॉम्पोजिशन तो 10,000 तक आपको बहुत अंग है इसके अंदर, क्योंकि ये वही तो मैंने आपको पहले बताया, ये अपने आप एक दरिया है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। ये वो बातें हैं जो शायद हमने नहीं पढ़ी, नहीं, क्योंकि आप अपने स्किल के ऊपर नॉलेज रखते हैं। ये भी कुछ भी नहीं है, अगर आप इस पे आप एक्सप्लोर करेंगे ना, रिसर्च करेंगे, आपको और बहुत कुछ पता लगेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अभी तक की वलीद आपकी सबसे अच्छी जो आपको यादगार परफॉर्मेंस लगती है, आपने अपने टीचर उस्ताद के साथ या वैसे भी कहीं परफॉर्म किया हो, जो आपको लगता है कि ये मेरी मेमोरीज में बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करती है? कहीं ऐसी हैं, क्लासरूम के अंदर अलमरा का मेरे बड़े वो मेमोरेबल होते हैं, और अभी भी होते हैं, क्योंकि मेरी गुरु माँ, मेरी इंस्पायरेशन और पन्ना जी जो हैं,
और वो उनके साथ मैं जब भी जाता हूँ बहुत मोहब्बत करती है। मेरी अम्मी के साथ भी उनकी सहेली हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और अम्मी अब पहले मना करती थी, अब क्या आप खुश होती हैं देख के? आप तो आप नहीं यकीन नहीं करती, वो मेरे साथ साथ होती हैं। इवन वो मैनेजमेंट का काम करती हैं। वो मैं अगर किसी इवेंट पे जाता हूँ मेरे साथ होती हैं। वो कहती है वलीद, ये मेरे कॉस्ट्यूम का वो देखती है कि अच्छा तुम दुपट्टा ऐसे बांधना है, तुमने घुंघरू इस तरह नहीं बांधो, सही बांधो, तो इस तरह वगैरह एक एक चीज़ का। अब तो वो जो मेरी कॉस्ट्यूम है मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी को फिक्र होती है कि तुमने सही बांधे कि नहीं बांधा। दैट्स ग्रेट। अब नाउ शी इज वेरी स्पोर्टिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्टिव। चलेंगे, दैट्स गुड, प्रीटी मच गुड कि आप पहले वो जहाँ पे आपको मना करी थी वो आपकी इतनी बड़ी सपोर्ट। वो बात होता है कि वो एक्चुअली ना वो बात नहीं है, बात थी वो वर्ड थी पहले कि फादर की डेथ होने की वजह से ना एक्चुअली ना वो फिर मदर नहीं संभाला सारा वो, जिसकी वजह से ना क्योंकि मैं आई एम सिबलिंग्स में से सबसे छोटे हैं आप? छोटा हूँ, तो जिसकी वजह से फिर वो होता है ना कि वो लाड प्यार का होता है और कोई बात नहीं है। वरना वो पहले भी सपोर्ट करती थी लेकिन थोड़ी घबरा रही थी, पर अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, मीनवाइल जब मेरी और वलीद की बात हो रही है, किचन में कुछ बन गया है, क्या बन रहा है अली रज़ा साहब? क्या चीज़ें आपने कर ली हैं और क्या चल रही हैं अभी? अभी बस डन होने वाला 5 मिनट में। अभी मैंने चिकन भी रेडी कर लिया और राइस भी रेडी हो गए हैं और उसकी ग्रेवी मैं थोड़ी सी रेडी कर रहा हूँ, बस 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। ग्रेवी में आप क्या डाल रहे हैं? ग्रेवी में टमाटो पेस्ट, ऑनियन पाउडर और उसके साथ है चिकन पाउडर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा वलीद, अब आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने रिसेंट टाइम्स में कोई प्रोजेक्ट और आपके जिस पे आप काम करने के लिए एक्साइटेड हो, या कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी हेरिटेज साइट पे जो आपने परफॉर्म करना हो, उसके लिए तैयारी चल रही हो आपकी? लिटरली एक प्रोग्राम आ रहा है, ये कोई उसकी मैं आजकल कर रहा हूँ। ये जो है एक पंजाबी फेस्टिवल है, ठीक है, तो उधर मैं एक ये लाहौर प्रेस क्लब के अंदर वहाँ पे उधर मैं 21 फरवरी को है, ओके, तो उधर मैं कर रहा हूँ आजकल ये जो डांस की, और उन्होंने मेरी एडवर्टाइजमेंट कर दी है, तो पूरा वो पंजाबी का होगा। तो क्योंकि उसमें मैं सूफ़ी करूँगा, क्योंकि सूफ़ी को जो है ना एक आप कथक हो तो कथक एक सूफ़ी भी कथक का एक अंग है। उस अगर सूफ़ी का जिक्र आ जाता है तो हज़रत बुल्ले शाह का भी जिक्र आ जाता है। जिदी बॉडी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई तेरे इश्क न जाए करके थैया थैया, ठीक है। अमीर खुसरो, हज़रत अमीर खुसरो का जिक्र, सकलबंद फूल रही सरसों, ठीक है। और तोरी सूरत में बलवारी जो क्या बात है, जो उनके कलाम है। और हज़रत मौलाना रूमी, मीर अक्सम, तो इन के जो बुजुर्गाने जो हैं, जो औलिया कराम है, इनका तीनों का जिक्र आता है। अगर ये आप याद रखें, कथक का जिक्र है और इन तीनों का ज़रूर इसमें जिक्र आता है। ये जो अगर आप जो कथक की दुनिया है, क्योंकि हम इनको बहुत ज़्यादा पैट्रोनिक देते हैं, तरजीह देते हैं, ख़ास तौर पे इन दो जो हमारे बड़े ज़गीर के जो हैं, एक हज़रत बुल्ले शाह और एक हज़रत अमीर खुसरो, दो जो हैं। अच्छा, अब मैंने आपका तारुफ भी सुना, आपके इस आर्ट का तारुफ भी सुना, अब थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों को अपनी स्किल्स दिखाएंगे? बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है, ये जो जाहिर सी इतना गेटअप पहना है, क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त। चलिए जी, हम अभी हम आपसे म्यूजिक के लिए कह देते हैं, हमारी टीम म्यूजिक प्ले कर देगी। ये उतार दे माइक, अगर आपने उतारने लगा भी रहने दें तो ये टक इन है आपके साथ, इफ यू वांट। टक इन वो होता है ना, फिर खुल के परफॉर्मेंस नहीं आप करें कुछ नहीं होगा इस माइक को, आप फिक्र ही ना करें। चलिए, अच्छा आप सही, ठीक है, आप जब क्यों करेंगे तो हम म्यूजिक प्ले कर देंगे, ठीक है। क्या बात है, जबरदस्त वलीद, जबरदस्त जबरदस्त, बैठे बैठे अमेजिंग। अभी आप थोड़ा अपना सांस बहाल करें, मीनवाइल हम जरा किचन में चलते हैं। अली रज़ा साहब, मुझे खाना पक गया और हमें पता लगे रिसेंटली आपको कोई अवार्ड भी मिला है, मेडल भी मिला है, किस चीज पे मिला है जी, हमें बताएं थोड़ा जी। इंटरनेशनल कंपटीशन में खेल रहा हूँ, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में रॉयल पाम में हुआ था, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मुझे मिला। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और खाना रेडी हो गया जी? जी, खाना रेडी हो गया। और ये आपने जो स्टिक्स पे किया है ये क्या है, और ये जो आप ग्रेवी बना रहे हैं ये भी चिकन की है? पेरी पेरी चिकन है, ठीक है, तो ये है पेरी पेरी ग्रेवी। अच्छा, ओके, मिक्स करके आपने बनाई है, अरे वाह, जबरदस्त।
आपका वलीद भूख लग गई है परफॉर्मेंस के बाद या खुशबू से लग रही है? मज़ेदार वो एक खाना पक रहा है तो किसका नहीं लगेगा, लाहौरियों को सारी बातें लगती है ना, लगता है। हाँ। अच्छा वलीद, अब आप थोड़ा सांस ले लें, मैंने चूंकि ना क्लोजिंग भी करनी है और एक सेगमेंट भी अनाउंस करना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जब आप अभी खुद से जो आप कह रहे हैं कि सीखने का प्रोसेस है ये चलता रहेगा, आगे भी आपके कोई स्टूडेंट्स या कोई लोग हैं जिनको आप सिखा रहे हैं? मैम सबसे पहले मैं सिखाना शुरू मैंने कर दी है और मैंने आगाज़ अपने घर से की है। जो भी आते हैं मैं अपना फेसबुक के अंदर एडवर्टाइज़ करता हूँ। हाँ, मैं अगर इधर भी अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल बता दें। मैं अपना नंबर बता देता हूँ 0304 7181 ठीक है, ये मेरा नंबर है। मैं रिपीट कर देता हूँ 0304 7181 जिसने मुझसे रब्ता करना है, जो कथक डांस के लिए कोई मुझे सीखना चाहता है तो शो कोई आ सकता है, और जो मुझे कोई ऑर्गेनाइज़र कोई मुझे किसी इवेंट पे बुलाना चाहता है तो वो आ जाए। क्या बात है, ज़बरदस्त। इन द एंड आपकी आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, कुछ भी कहना चाहें देन दिस कैमरा इज मैं योर्स। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बीइंग द एक आर्टिस्ट, प्लीज़ हम लोगों को इज़्ज़त करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग डांस करें, क्योंकि ये भी ठीक है, एक लोहे के चने खाने वाला साहब है, हमने 8 साल मेहनत की है, ठीक है, मैं लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट करें, इसको टैबू ना समझे आप। हाँ, क्योंकि अब आप गौर करें, ये भी एक आसार कदीम है, ठीक है, जैसे मोजोदारो और हड़प्पा है, ठीक है। अगर इसको अगर आप नहीं देखोगे, इसको आप इसकी देखभाल ही करोगे तो ये भी उखड़ जाएगा। आर्ट जैसे कि तरीकी मकामात नहीं होता, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, वो उखड़ के क्या होती है, जब उसकी रेनोवेशन नहीं होती वो डिमोलिश हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर इसको फ्लरिश ना किया, इसको प्रमोट ना किया, तो ये वक्त के साथ साथ नपैत हो जाएगा पाकिस्तान से, और बस हम खा के मलते रह जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग से यही यंग जनरेशन से है कि हम एटलीस्ट रिस्पेक्ट करें, जो कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, बस। रिस्पेक्ट तो हर एक की करनी चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया वलीद, आप हमारे सेट पर आए, और अली रज़ा साहब का खाना भी रेडी हो गया, इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन जी दिखा दें, फिर मुझे अगले सेगमेंट की जाने भी बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच अली रज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप इसको फाइनल डिस्प्ले कर दें, फिर मैं अपने सेगमेंट की जाने बढ़ती हूँ। आप इसको करेंगे जी, प्रेजेंट करेंगे। ज़बरदस्त जी, ये ग्रेवी है पेरी पेरी जो प्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक सो ये क्या ये चाइनीज़ की किस्म है? बताएं जी अली रज़ा साहब, क्या किस्म है ये साउथ अफ्रीकन डिश है भाईजान। साउथ अफ्रीकन? जी जी, ओके। ये साउथ अफ्रीकन डिश है। पेरी पेरी बेसिकली एक मिर्च होती है। अच्छा अच्छा। जो सबसे स्पाइसी मिर्च होता है वो पेरी पेरी मिर्च होती है। ये डिश उसको रिकमेंड की हुई है हमने। ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गई है, दिखा दें जी। थैंक यू वेरी मच अली रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त जी खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी आप कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।